बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पास हुए हैं, तो ये मेरा रिजल्ट है। जब मैं मेहनत कर पा रहा हूँ तभी। तो उतना मतलब इन्वॉल्व होने के बावजूद मैं चुनाव में आया हूँ। तो इस फिलॉसफी को हर इंसान को समझना होगा, भारत के हर नागरिक को समझना होगा कि आखिर मैं सर, जब आप फील्ड में जाते हैं, अब एक भावी प्रत्याशी होने के नाते जब फील्ड में उतरते हैं, तो जनता का किस प्रकार का समर्थन रहता है? क्या लगता है कि अररिया की जनता का माइंडसेट चेंज हो रहा है, या फिर बिहार का वही छाप पे वोट पड़ेगा? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मतलब ये जो मैं पिछला चुनाव लड़ा था, तो तब जाके वो रिलक्टेंट थे, मतलब बहुत वो उतना खुले हुए नहीं थे और दुविधा में थे, मतलब हमको लेकर के। लेकिन इस बार जब मैं चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो उसमें बहुत जो मेरे कोर टीम में लोग हैं, ई बट्स हुआ, काफ़ी डिस्कशंस हुए। कुछ लोग का कहना था कि नहीं, अभी नहीं जाना चाहिए, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, और कुछ लोगों का कहना था। नमस्कार, मैं सोनम सिंह और अभी आप देख रहे हैं पटना दर्शन न्यूज। पूरे प्रदेश, पूरे देश में अभी लोकसभा चुनाव को लेके जो चर्चाएं चल रही है, बिहार एक हॉट मुद्दा में से आता है। बिहार का लोकसभा क्षेत्र, जिसपे हर किसी की दावेदारी होती है कि आज 40 के 40 मेरे, 40 के पार किसी का खाता नहीं खुलेगा। ये बिहार का हॉट टॉपिक हो गया अभी लोकसभा चुनाव को लेके। तो हमारे साथ अररिया लोकसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी जुड़े हैं, तो उनसे भी हम कुछ बात करते हैं कि अररिया को ध्यान में रखते हुए, अररिया तो खैर बहुत पिछड़े क्षेत्र में आता है, लेकिन उसका विकास नहीं हो पाया उतना। अभी भी अररिया क्षेत्र को अगर आप देखें तो उतना डेवलपमेंट आप नहीं देखेंगे। तो आखिर पिछली सरकार ने क्या कुछ नहीं किया, जिसके कारण एक शिक्षक, एक डीएसपी, हर किसी को मैदान में उतरना पड़ा? कुछ तो बात होगी, तो जानते हैं। सर, पहले आप अपना परिचय दें। थैंक यू सोनम। आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विशेष आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, क्योंकि आप मुझसे बात करने आए हैं। और ये लोकतंत्र के लिए हर लोग जो अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जैसे मैं निभा रहा हूँ, वैसे आप भी निभा रहे हैं, कि आप प्रत्याशियों को जा करके कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे जो बातें हैं छन के आएंगी जनता तक। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय अगर आपको बताऊं, तो मेरा नाम डॉक्टर अखिलेश है। मैं अभी पटना साइंस कॉलेज में पदस्थापित हूँ, जूलॉजी डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट प्रोफेसर। इससे पहले मैं पूर्व में डीएसपी रह चुका हूँ बिहार पुलिस सेवा में। ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। तो सर, आपने परिचय तो दिया, लेकिन आखिर आप एक शिक्षक भी हैं, आप बिहार पुलिस में सेवा भी दे चुके हैं, तो क्या जरूरत पड़ेगी कि राजनीति में आए? राजनीति एक ऐसा चीज है, बिहार की मैं बात कर रही हूँ और यूपी की, जो राजनीति में वही लोग आते हैं जिनका पहले से कह सकते हैं नाम खराब हो, गुंडे हो, उस तरह के लोग आते हैं जिनके पास पावर हो, जो पहले से उस तरह के, वही राजनीति में आ सकते हैं। कहा जाता है, बचपन में हर कोई सुना होगा, और खराब आदमी है इसलिए तो नेता है। नेता को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता है, फिर भी आप इतना बड़ा स्टेप। हाँ, ये तो मतलब आपके सवालों में जवाब भी है। जो मेरे चुनाव लड़ने के मकसद हैं, उनमें कई लंबी लिस्ट है उसकी, कई कारण है, कोई एक वजह नहीं है उसमें। अगर मान लीजिए सबसे पहला हम वजह रखें, तो जो मेरा अपना पैशन है वो तो अपनी जगह है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रमुख कारण है, जो आपका प्रश्न में भी ये सवाल है, कि लोग राजनीति को बहुत हे दृष्टि से देखते हैं। और हे दृष्टि से देखने का कारण क्या है, कि धीरे धीरे जो अच्छे लोग हैं, अच्छे नियत के लोग हैं, अच्छे चरित्र के लोग हैं, अच्छे बैकग्राउंड के लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, और उनके पास अपना एक विजन है, एक्यूमेंट है, उन लोगों ने चुनाव लड़ना बंद कर दिया। जो अभी चुनावी खर्चे हैं, और जिस तरह का चुनाव में मैनेजमेंट जिस लेवल का होने लग गया है, तो उसको देखते हुए जो शरीफ लोग हैं वो चुनावी मैदान से बाहर होने लगे हैं। तो मैं इसी चीज़ को पुनर्स्थापित करने के लिए चुनावी मैदान में हूँ, और लोकतंत्र में मैं अपनी एक जिम्मेदारी समझता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं डायरेक्ट एक मैसेज दूँ पूरे देश की जनता को, और पूरे देश के लोगों को एक आह्वान करूँ कि देखिए कि मैं एक प्राध्यापक हूँ, अभी पढ़ाता हूँ, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है। लोग जानता है कि मैं शिक्षा में भी बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लेता हूँ, हजारों लोगों को मैं मेंटरशिप देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ने आया तो मैं शिक्षक नहीं हूँ, वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं इसलिए लड़ने आ गए चुनाव। अगर मेरा बैकग्राउंड देखेंगे एज अ टीचर, तो आपको बहुत बड़ा दिखेगा वो, क्योंकि मतलब कॉलेज में पढ़ाने के बियॉन्ड भी मैं गरीब बच्चों के लिए पूरे देश में मुहिम चलाता हूँ, और उनको डिजिटल एजुकेशन देता हूँ। अभी 10,000 से ज़्यादा बच्चे मेरे टीआरई में मेंटरशिप में पास हुए हैं। 80
80 से ज़्यादा बच्चे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पास हुए हैं। तो ये मेरा रिजल्ट है, जब मैं मेहनत कर पा रहा हूँ तभी। तो उतना मतलब इन्वॉल्व होने के बावजूद मैं चुनाव में आया हूँ। तो इस फिलॉसफी को हर इंसान को समझना होगा, भारत के हर नागरिक को समझना होगा कि आखिर मैं क्यों आया हूँ। तो इसका पर्पज़ यही है कि लोग जाने कि अच्छे लोग भी चुनाव लड़ते हैं। हम लोग आम बातचीत में हमेशा, आप अभी न्यूज़ कवर करने कहीं भी चले जाइए, आप चाय की दुकान में बिना आप ऐसे बैठ जाइए तो लोग बात करते रहेंगे, अरे फलाना तो इतना पैसा में टिकट लेके आया, उसको इस पार्टी का बैकअप है, वो तो इतना बड़ा गुंडा है और उसके पास इतना बड़ा गाड़ी का काफिला है, वो इतना गोला बारूद यूज कर सकता है, वो इतना दबंग व्यक्ति है। तो ऐसे नैरेटिव के बीच में लोग अररिया में जब जाएंगे, या ऐसे अररिया ही नहीं पूरे भारतवर्ष में, इवन हमारा जो अभी कवरेज है वो भारत से बाहर भी लोग कर रहे हैं, और वो लोग बात कर रहे हैं कि एक प्रोफेसर है और एक प्रशासनिक अधिकारी रहा है, वह भी चुनावी मैदान में है। तो अब समझिए कि एक नैरेटिव तो बिल्ड हो रहा है। इसी नैरेटिव के लिए हम आए हैं, और मुझे लोकतंत्र में गहरी आस्था है, और मैं लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए आया हूँ। सर, जिस आपने बात तो सही कही, लेकिन कहा जाता है कि बिहार में जाति, धर्म और छाप पे वोट होता है। क्या चुनावी चिन्ह है उस पे वोट करते हैं लोग कि मेरे जाति का है, फलाना टाइटल लगा हुआ है तो हम वोट करेंगे। तो इस पे क्या कहिएगा? हाँ, देखिए मैं इस बारे में आपको बोलूँ कि मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसके जो ये व्यवस्था है इसके अगेंस्ट में एक शब्द दिया है, पॉलिटिकल कॉलिजियम का। पॉलिटिकल कॉलिजियम को समझिए कि जिस तरह से जजेस की बहाली के लिए ग्रुप ऑफ सम पीपल है, वो रिकमेंड करते हैं तब जाके हाई कोर्ट में लोग जज होते हैं। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कि बिहार के टिकटों का बंटवारा, अगर आप गौर से देखिएगा, जो व्यक्ति किसी पार्टी से दूर दूर तक एसोसिएटेड नहीं रहा है, आज उनके बच्चों को भी वहाँ टिकट मिल रहा है जाकर, या मान लीजिए कि कोई दूसरे पार्टी से माइग्रेट होके आ रहे हैं, तुरंत उनको हाथों हाथ टिकट दिया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि टिकट बंटवारा किसी खास लोगों के कब्जे में आ गया है। जैसे जज के बहाली में कुछ खास जजेस का टीम है, वही खास लोगों का टीम है। प्रशांत किशोर ने कहा 130 लोग बिहार के पूरे पॉलिटिक्स को चला रहे हैं। नहीं, वो ज्यादा बोल गया है। 130 पूरे भारत में देखेंगे तो 130 नहीं पूरेगा आपको। मतलब आप गिनिए ना कि पूरे बिहार में, अब आप देख लीजिए कि आरजेडी एक पार्टी है, आरजेडी में लालू जी जो चाहेंगे वही होगा, जेडीयू में नीतीश जी जो चाहेंगे वो होंगे। तो ये दो पार्टी है। कांग्रेस और बीजेपी में तो यहाँ कोई है भी नहीं। तो पूरे बिहार में मात्र 2 व्यक्ति हैं। 130 कैसे बोल गए? ओनली 2 व्यक्ति हैं जो टिकट डिसाइड कर रहे हैं। और जब मान लीजिए कि बीजेपी के सीट वहाँ पे अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी डिसाइड करेंगे, और कांग्रेस में राहुल जी हैं, सोनिया हैं, और 1-2 लोग होंगे, तो कुल मिला के 10 लोग हैं। अब उधर मान लीजिए ममता बनर्जी अकेला है, अखिलेश यादव अकेले हैं, स्टालिन अकेले हैं, तो केजरीवाल अकेले हैं, और इस तरह से कहाँ कोई ऐसी गिनती में आप गिनिए, पूरे देश के अक्रॉस में आप देखिएगा 10, 15, 20 लोग हैं मात्र। और इतना ही लोग पूरे देश का टिकट बंटवारा करते हैं हर चीज़ों में। तो इसके अगेंस्ट तो मेरी लड़ाई है, और मैं यह भी नैरेटिव लोगों को देना चाहता हूँ, और मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ लोगों को कि इस चीज़ से बाहर निकलिए। जब तक आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकलेंगे, आपके ऊपर इसी तरह से कैंडिडेट थोपे जाएंगे। कैंडिडेट भी नहीं कह, वो कैंडिडेट कहने में मुझे शर्म आती है, वो पार्टी के एजेंट है। तो वो एजेंट हैं, और एजेंट थोपे जाएंगे, और आप उसको बहुत खुशी खुशी वोट करते हैं। आपके सामने जब तक मेरे जैसे कैंडिडेट को हाथ पकड़ के जनता नहीं लाएगी, जनता प्रताड़ित होती रहेगी। ये लड़ाई मेरी नहीं है। मेरी लड़ाई थी कि इतने ऑड सिचुएशन में भी मुझे चुनाव लड़ना चाहिए था कि नहीं लड़ना चाहिए था, वो डिसीजन मैंने ले लिया। मैं अपनी लड़ाई जीत चुका हूँ, मैं जनता के बीच उपस्थित हो चुका हूँ। अब लड़ना है जनता को। जो सर, जब आप फील्ड में जाते हैं, अब एक भावी प्रत्याशी होने के नाते जब फील्ड में उतरते हैं, तो जनता का किस प्रकार का समर्थन रहता है? क्या लगता है कि अररिया की जनता का माइंडसेट चेंज हो रहा है, या फिर बिहार का वही छाप पे वोट पड़ेगा? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मतलब ये जो मैं पिछला चुनाव लड़ा था, तो तब जाके वो रिलक्टेंट थे, मतलब बहुत वो उतना खुले हुए नहीं थे और दुविधा में थे, मतलब हमको लेकर के। लेकिन इस बार जब मैं चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो उसमें बहुत जो मेरे कोर टीम में लोग हैं, ई बट्स हुआ, काफ़ी डिस्कशंस हुए। कुछ लोग का कहना था कि नहीं, अभी नहीं जाना चाहिए, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, और कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, हमें जाना चाहिए। और फाइनली जो हम लोगों का अपना ग्रुप फैसला हुआ, अब मेरा अकेले का फैसला नहीं है, एक ग्रुप फैसला हुआ। मैंने हजारों युवकों से बात की, उन लोगों का कहना था कि नहीं सर, आपको आना चाहिए था, और मैंने तय किया
किया बिना रिसोर्स के। मैं मतलब समझिए मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है और बिना रिसोर्स के, बिना संसाधन के मैं चुनावी मैदान में आया। और जब गया मैं अभी अभी 8-10 दिन में कैंपेन करके आया हूं, तो वहां पे लोग हाथों हाथ ले रहे हैं और सब एक ही सुर में बोल रहे हैं। जो पिछली बार विरोध कर रहे थे, जो रिलक्टेंट थे, जो दुविधा में थे, वो हर लोग खुल के बोल रहे हैं कि आपके जैसा एक कैंडिडेट ही हमें चाहिए। और वहां तो एक नैरेटिव सेट हो चुका है। जो मतलब वहां आरजेडी एंड बीजेपी के कैंडिडेट है, उनका नींद उड़ चुका है, ये समझिए। वो बहुत परेशान चल रहे हैं। उनके जो समर्थक मुझे कॉल करते हैं कि आप सर चुनाव ड्रॉप कर लीजिए, और मैं तो बोल रहा हूं कि मैं उनसे आह्वान कर रहा हूं कि आप मेरे साथ आइए। और मैं उस कैंडिडेट को भी कहना चाहता हूं कि जो उसके मेजर कैंडिडेट है, उनको ही बोलते हैं आप बहुत दिन तक रह लिए, अब आप छोड़ दीजिए, अब आप हमारे साथ आइए। आपसे जो पहले जो मतलब अभी तक रह चुके हैं, इतने सालों में आपने क्या कुछ कार्य वैसे देखे जो कि अररिया के लोगों को याद रहे कि एक सांसद था और एक विधायक ऐसा आया कि जो हमारे देश में बहुत कुछ कर गया, हमारे राज्य में? ये आपका दूसरा बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखिए कि जो पार्लियामेंट का गठन हुआ या मेरा विधानसभा का गठन हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके प्रोविजन लाए गए थे, तो उसका पीछे एक बहुत बड़ा मतलब फिलॉसफी था। ये कि वो उसमें देश के अलग अलग चुने हुए क्षेत्र के लोग आएंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे और डिस्कशंस होगा, जो नीति बनेगी लोगों के लिए, जन कल्याणकारी नीतियां बनेंगी, तो उसमें ये लोग डिस्कशन का हिस्सा लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, और ये जो शार्प डिक्लाइन हुआ है लोगों का कैरेक्टर में, जैसे लोग अभी चुनकर जाने वाले हैं और जा रहे हैं, क्या वो संसदीय प्रणाली में अपनी योगदान दे पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं। और अररिया का तो इसमें अलग तरह का दुर्भाग्य है कि अब तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो संसदीय प्रणाली की व्यवस्था को समझे और उसमें अपना कोई योगदान दे सके और वो जनता का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वहां भूमिका निभा पाए। जो भी लोग आए, सब कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी का एजेंट के रूप में भूमिका निभाए। वो कभी कोई, अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं, अभी जो वर्तमान सरकार है उसी के सांसद है हमारे क्षेत्र में। वर्तमान सरकार युवा विरोधी है, उन्होंने रोजगार बिल्कुल नहीं दिए हैं और युवाओं के अगेंस्ट उन्होंने एक अग्निवीर जैसी योजना लेके आ गए। तो उसको तो हम देश विरोधी योजना भी मानते हैं। वो सिक्योरिटी के अगेंस्ट एक बड़ा चैलेंज है। तो क्या हमारे सांसद उसमें कुछ बोल पाए? नहीं बोल पाए, क्योंकि वो जन का प्रतिनिधि है ही नहीं। वो तो प्रतिनिधि है, पार्टी के एजेंट है वो। तो जब पार्टी के एजेंट है तो पार्टी का एजेंडा के अनुसार वो चलेंगे। जिस दिन वो जन के प्रतिनिधि बन के जाएंगे तो वो बोलेंगे कि नहीं, वो अपने पीएम को बोलते कि सर ये गलत हो रहा है, और वो सदन में बोलते। ऐसा नहीं कि उनका वहां पे कैंडिडेचर खत्म हो जाता, वो बोलते कि सर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे योजनाओं को वापस लीजिए और आप रोजगार परक योजना लेकर आइए। तो सर, जैसा बिहार का चुनावी माहौल होता है, हमेशा कहा जाता है बिहार और यूपी एक चुनावी ऐसा माहौल है कि सत्ता के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, जीत के लिए मीन्स कैसे भी करके सत्ता में आ जाए। आप लग रहा है कि आपके जो बाकी वहां के जो भी प्रत्याशी और भी पार्टियों के हैं, उनको आप टक्कर दे पाइएगा या फिर आपके लिए चुनाव लड़ना बहुत आसान होगा उस क्षेत्र में? मेरे लिए तो चुनाव लड़ना बहुत आसान है। और मैं अभी एक बात बताऊं कि टक्कर नहीं, टक्कर में तो वो लोग परेशान हैं। वो हमारे, अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको हम कैसे काउंटर करें। और जो मैंने नैरेटिव सेट किया है, मेरे लिए अररिया बहुत प्रिय है। वो फणीश्वर नाथ रेणु का एक उपन्यास पढ़े होंगे, महिला आंचल। अब आप सोचिए कि कितने, आज से 50 साल पहले, 70 साल पहले उन्होंने उस उपन्यास को लिखा, 50 के दशक में लिखा था उसको। कितने साल हो गए? 70 ईयर्स हो गए। तभी भी वो आंचल मैला था, जो वो क्षेत्र था। आज भी है वही हालत में, आज भी जाएंगे तो कमोबेश। अभी मैं रिसेंटली कुछ साहित्यकारों को लेकर गया था उनके घर पे, तो वो बोले थे हमको तो सारे पात्र अभी भी दिखाई दे रहे हैं उसके। तो इसका मतलब 70 बरस में कुछ हुआ ही नहीं। और उसी मैला अंचल का जो दर्द है और जो उसको लेकर के जो मेरे मन में एक मतलब टीस है, उसी को मिटाने के लिए तो हम प्रयासरत हैं। सर, तो आपका मैनिफेस्टो क्या होगा? कुछ मेन पॉइंट्स जो युवा या फिर जो मेन फोकस एरिया क्या होगा? युवा, महिला या फिर स्वास्थ्य, कुछ भी? देखिए, जो मेरा मेन फोकस एरिया, सबसे पहला फोकस एरिया, मैं एजुकेशन पर बहुत काम करने वाला हूँ। दूसरा, वो एग्रीकल्चरल एरिया है तो मैं एग्रीकल्चर में काम करूंगा। तीसरा, वहाँ के लेबर बहुत माइग्रेट होकर जाते हैं दूसरे प्रदेशों में, तो उनके लिए जितना उनका स्किल डेवलपमेंट से लेकर उनके सिक्योरिटी, उनके अलग तरह के जो व्यवस्थाएं हैं, और वहाँ जो मतलब स्थानीय रोजगार सृजन का मामला हो, उसको लेकर के मैं जाऊँगा। इसके बाद स्वास्थ्य वहाँ बहुत खराब है, उसको लेकर के मैं काम करूँगा। महिलाओं की स्थिति वहाँ बहुत मतलब नीचे है, कोई भी पैरामीटर में आप जाके देखेंगे तो बहुत नीचे नजर आएगा, उसके लिए मुझे काम करना है। वहाँ व्यापार भी बहुत निचले स्तर पे है, व्यापारियों के लिए भी मेरे मन में बहुत काम है। तो इस तरह से आप समझिए कि सभी वर्गों के लिए मेरे पास योजनाएं हैं, और मजबूत योजनाएं हैं, और मेरे पास मतलब उसका फुल असेसमेंट है, और क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च किया है। तो आपने सुना इनका मैनिफेस्टो क्या क्या है, किन किन मुद्दाओं पे ये बात करेंगे, क्या क्या इनका
मीन्स ब्लूप्रिंट क्या होगा इनका। लेकिन अब ब्लूप्रिंट तो सर आपने बता दिया कि हम इस पे करेंगे, तो वहाँ की मुझे ये जानना है कि जो लोग 100 साल से अधिक उस क्षेत्र में रह चुके हैं, उस चीज़ों को अडॉप्ट कर चुके हैं, किस प्रकार से हम क्या, जैसी शिक्षा व्यवस्था, हॉस्पिटल की स्थिति, सड़कों की व्यवस्था, नौकरियाँ, क्या अचानक से आपके मीन्स बोलने से या लोगों जनप्रतिनिधि करने से लोगों की आवाज़ बन पाएँगे आप? देखिए, ये तो हर आदमी का अंदर में छटपटाहट है। हर आदमी चाहता है कि उसको सरकारी सुविधा मिल जाए, अच्छा स्कूल मिल जाए, अच्छा कॉलेज मिल जाए और अच्छा मतलब अब वो देखिए वहाँ पूरे अररिया जिले में कहीं पीजी की पढ़ाई नहीं हो रही है। तो उसको उसको देखना है मुझे। अब डिग्री कॉलेजेस की संख्या और होनी चाहिए ताकि उनको बढ़ाना है। अब अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए जहाँ उनका इलाज हो जाए और उनको वहाँ रोज़गार मिले, उनको और करप्शन फ्री ऑफ़िस मिल जाए। तो सबके अंदर में छटपटाहट है। जब मैं ऐसी बात करूँगा तो किसको पसंद नहीं आएगा? तो सर जीतने के बाद आप कौन-सी पार्टी जॉइन करिएगा? ये थोड़ा मेरे मन में जानने की हाँ, देखिए पार्टी को लेकर के बहुत मैं स्पष्ट हूँ। मेरे लिए पार्टी मायने नहीं रखता। मेरे लिए जनता का एजेंडा मायने रखता है। जो भी पार्टी जनता के एजेंडा के ऊपर में काम करना चाहेगी और समरस समाज बनाने के लिए कदम बढ़ाएगी, हम उसके साथ खुशी-खुशी जाना चाहेंगे। और मैं यह भी कहूँगा कि अगर मुझसे ज़्यादा इक़बाल वाला कोई वहाँ उम्मीदवार आएगा, मुझसे ज़्यादा विज़नरी कोई उम्मीदवार आ जाएगा, मैं उसका झंडा उठा लूँगा। मैं अपना इलेक्शन को ड्रॉप कर दूँगा। तो आपने सुना क्या होता है चुनाव में आप छाप, नेता, कहा जाता है जाति, संस्कृति ये सब देख के आप वोट मत कीजिए। आप कैंडिडेट का बैकग्राउंड देखिए, कैंडिडेट कितना करने वाला है, उसका विज़न क्या है, उसका ब्लूप्रिंट क्या है, ये सब देखने के बाद ही आपको किसी को भी वोट करना चाहिए और हमेशा कैंडिडेट का विज़न ज़रूर जानना चाहिए। ये नहीं कि चश्मा पहन के आ गए, कुर्ता पहन के आ गए, नेताजी आ गए वोट कर दो, नॉट लाइक दैट। आपको अपने सोच समझ से आपके नेता किस प्रकार के होने चाहिए, क्या इनमें वो क्वालिटी है, वो देख के वोट करें। यही हमारी आपसे दरख्वास्त रहेगी। आगे लोकसभा चुनाव की हर खबरें हम आप तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।